हाँ भाई बोलो, कहाँ पे आते हैं क्लास में? कॉपी बना रहे हैं? अच्छे से बना रहे नोट्स? क्वेश्चन देखे हो घर में जाके? अच्छा, देखना है इसको? नहीं, कोशिश ही करना है सर, जिंदगी में तो ही तो इम्पोर्टेंट है। हिंदी मीडियम वाले हो, इंग्लिश मीडियम वाले हो? आप इंग्लिश में दो ना एग्जाम, हिंदी में क्यों दे रहे हो? कंफर्ट हो इसमें? हिंदी में? मैं देखो, मैं बार बोल रहा हूँ पेपर 7 अगर इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में दो। अगर हिंदी में देना तो केवल पेपर 6 को देना हिंदी में, ठीक है? बाकी सब पेपर को इंग्लिश में देना। हिंदी के साथ रिस्क मत लो, मैं अभी से बोल रहा हूँ, अभी स्टार्ट है। ठीक है सर, मैं सलाह दे सकता हूँ, कुछ सोच के दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा हिंदी में। हिंदी आसान भाषा नहीं है, पता है? इंग्लिश आसान है, हिंदी आसान नहीं है बेटा, याद रखना आप लोग, अगर लगता होगा तो। ठीक है, ठीक है। अपन कल पढ़ रहे थे, अगर आप लोगों को पता हो, जो एचआरसी है, ठीक है? जो हमारे पास एचआरसी है, एचआरसी के कार्य ये मैंने बता दिया था ना। जांच करना, हस्तक्षेप करना, समीक्षा करना, निरीक्षण करना, अध्ययन करना, अनुसंधान करना, ये सब बता दिया था। लिखो पहला, लिखो, चलो उसको सीधा लिखना है। एचआरसी के कार्य। बोलूं क्या? लिखो पहला, जांच करना। ठीक है, यहां तक जांच करना लिखना। इसमें यदि कोई लोक सेवक, यदि कोई लोक सेवक अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है, यदि कोई लोक सेवक अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है और इससे कर्तव्य की उपेक्षा मतलब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से याद रखना, अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता है ना, कर्तव्य की उपेक्षा करता है, एवं जिससे किसी अन्य के मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, कि किसी अन्य का मानवाधिकार प्रभावित होता है, लिखना मानवाधिकार प्रभावित होता है, तो एचआरसी ऐसे मामलों की जांच करता है। तो एचआरसी ऐसे मामलों की जांच करता है। ये पॉइंट समझ में आया? तो ध्यान, अगर कोई सरकारी मुलाजिम है, वो अपना काम ही नहीं करेगा, जैसे पुलिस अधिकारी अपना काम नहीं करेगा, उसके पास जाएगा एफआईआर दर्ज कराने के लिए, वो बोलता है, मना कर देता है, मना करेगा तो ऑब्वियस सी बात, उसका जो राइट्स है उसको उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो जांच कौन करेगा? एचआरसी करेगा। दूसरा लिखना, हस्तक्षेप करना। दूसरा लिखो, हस्तक्षेप करना। लिखना एचआरसी, एचआरसी में समझ जाओगे ना, वहां पे पूरा लिखना है भाई, मानवाधिकार आयोग, या फिर आयोग भी लिख सकते हो। ठीक है, एचआरसी किसी न्यायालय में चल रहे, पढ़ पढ़ के लिखना, किसी न्यायालय में चल रहे मानव अधिकार संबंधी मामले को, एचआरसी किसी न्यायालय में चल रहे मानव अधिकार संबंधी मामले को उस न्यायालय की अनुमति से, उस न्यायालय की अनुमति से उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। आया समझ में जी? देखो, ये आयोग है और आप लोग न्यायालय हो, अगर आपके पास कोई केस है जिसका संबंध मानवाधिकार से है, तो आयोग क्या करेगा? आपसे पूछ करके ना उस पर क्या कर सकते, थोड़ा सा हस्तक्षेप कर सकते, कमेंट कर सकता है कि बोलो इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान दो करके। आया समझ में? चीजें समझ में आई ना? तीसरा लिखना, निरीक्षण करना। निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन बोलेंगे ना इसको, निरीक्षण करना। लिखना, राज्य शासन के अंतर्गत आने वाले
राज्य शासन के अंतर्गत संचालित जेल, राज्य शासन के अंतर्गत संचालित जेल या संरक्षण गृह में रहने वाले लोगों की जीवन दशाओं का निरीक्षण कर सरकार को रिपोर्ट करना। ये समझ में आया? जेल में कैदी लोग हैं, तो कैदी का ये मतलब नहीं कि भाई आप उसको पीटते जाओ, मारते रहो, खाना नहीं देते हो, गर्मी के दिनों में पंखा नहीं दे रहे हो, पानी नहीं पिला रहे हो, तो ये तो उसका मानवाधिकार का उल्लंघन है ना। जेल में जो व्यक्ति कैदी है, जो रहते हैं ना, वो भी इंसान है, उनके साथ जानवर के जैसे सलूक नहीं कर सकते। आ गया ना? तो आयोग क्या करता है, समय समय पर इसका क्या करता है, भ्रमण करता है, इंस्पेक्शन करता है कि भाई उनके अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। आया समझ में? यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है ना? चौथा लिखना, पुनर्विलोकन करना। लिखना, ऐसा विषय जिसके अंतर्गत आतंकवाद के कार्य हैं, ऐसा विषय जिसके अंतर्गत आतंकवाद के कार्य हैं और ऐसा विषय जिसके अंतर्गत आतंकवाद के कार्य हैं और, ठीक है, आतंकवाद, ठीक है, और मानवाधिकार के उपयोग में बाधा डालती है। ऐसा विषय जिसके अंतर्गत आतंकवाद के कार्य हैं और मानवाधिकार के उपयोग में बाधा डालती है, कॉमा, तो आयोग पुनर्विलोकन कर समुचित उपाय की सिफारिश करता है। पुनर्विलोकन कर समुचित उपाय की सिफारिश करता है। मतलब आयोग क्या करेगा, कंडीशन को समझेगा और सरकार को क्या करेगा, ऑप्शन बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा। अगला लिखो, अध्ययन करना। अध्ययन कर लिखना, आयोग मानवाधिकार से संबंधित संधि, आयोग मानवाधिकार से संबंधित संधि और मानवाधिकार से संबंधित संधि और अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज संधि और अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज का समय समय पर अध्ययन कर अध्ययन करता है, लिख दो, अध्ययन करता है। अगला, अनुसंधान करना। अनुसंधान करना, अनुसंधान में लिखना, आयोग मानवाधिकार के क्षेत्र में, आयोग मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देता है। मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देता है। अगला लिखो, जागरूकता। जागरूकता, ठीक है, जागरूकता लिखना। इसमें आयोग मीडिया, कॉमा, प्रकाशन, पब्लिकेशन, प्रकाशन, संगोष्ठी, सेमिनार, संगोष्ठी एवं संचार आदि के माध्यम से, एवं संचार, कम्युनिकेशन, संचार आदि के माध्यम से मानवाधिकार के प्रति लोगों को, मानवाधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करता है, लोगों को जागरूक करता है। अगला लिखो, प्रोत्साहन करना। प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहन करना लिखना। इसमें
मानव अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत, मानव अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ, मानवाधिकार संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ एवं अन्य संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है, अन्य संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, पढ़ो इसको। यह है धारा नंबर 12। इसमें क्या पढ़ा था आपने? कार्य। आ गया? पढ़ो तो चलो। ठीक है, आ गया समझ में? अब सुनना जो बता रहा हूं थोड़ा सा। अब क्या है, जांच पढ़ोगे। जांच के लिए कैसे काम करेगा वो? जांच मतलब कोर्ट के रूप में काम करेगा, बोला था ना। अन्वेषण करेगा तो पुलिस के जैसे काम करेगा। कल बताया था ना, अब शक्ति पढ़ने वाले हैं तो ध्यान रखना, मैंने कल बताया था, याद है, कार्य एवं शक्ति। तो कार्य के उल्लेख धारा नंबर 12 में, धारा नंबर 13 में क्या है? जांच करने की शक्ति का उल्लेख है ना। धारा नंबर 14 में क्या है? अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण। 15 में क्या है? कथन मतलब गवाही। ठीक है, उसके बाद 16 में क्या लिखा है? सुनवाई, जो कोर्ट में होगा। यही था ना अपने पास। तो ये शक्ति के अंतर्गत आता है। अभी तक मैंने कार्य, अब देखो जितना भी कार्य बताया ना, उसमें कम से कम 6 पॉइंट अच्छे से तैयार कर लेना। कर लोगे ना? हार्डली ये आता ही है, एग्जाम में भी आया है ना, मेंस में। ठीक है, अब पढ़ते हैं शक्ति। ठीक है, देखो जब बात आती है, प्लीज बोर्ड में ध्यान दो, मानव अधिकार आयोग की शक्ति। कार्य बता दिया, मैं शक्ति अलग से बता रहा हूं। ठीक है, मानव अधिकार आयोग की क्या है? शक्ति है। ठीक है, देखो ध्यान से देखना भाई, ये चीज इंपॉर्टेंट है बहुत। समझ में आया? तो ध्यान देना, जो हमारे पास मानवाधिकार आयोग की जो शक्ति है, इसका उल्लेख अगर देखा जाए, धारा नंबर 13 के बेसिस पे है, 14 के बेसिस पे है, 15 के बेसिस पे है और 16 के बेसिस पे। इस पे शक्ति का उल्लेख आया समझ में? धारा 13 के आधार पर जो आयोग है जांच करने की शक्ति रखता है। ठीक है, धारा 14 के आधार पर जो आयोग है वो अन्वेषण करने की शक्ति रखता है, इन्वेस्टिगेशन करने की शक्ति रखता है। ठीक है, आगे कथन, सुनवाई, सॉरी कथन मतलब होता है गवाही लेना। ठीक है, यहां तक गवाही जो हमारे पास है, एक साक्षी होता है जिसने देखा है सब चीज, जिसके पास एविडेंस हो। एक अभियुक्त होता है जिस पर केस दर्ज, जिसके खिलाफ केस दर्ज करते हैं। एक फरियादी जिसके साथ गलत हुआ है। 3 प्रकार के लोग होते हैं, या अभी बताऊंगा। और फिर आगे क्या बताया आपको, तो ध्यान देना, आगे हमारे पास होता है सुनवाई। तो क्या होता है, मामले को क्या करेगा? वो सुनेगा। तो ये सब काम करेगा आयोग। तो ध्यान देना, आयोग जब ये सब काम करेगा तो याद रखना कोर्ट के रूप में काम करेगा। कैसे काम करेगा? कोर्ट के रूप में। आया समझ में? आता? तो देखो सुनना अच्छे से, एक सेंटेंस बता रहा हूं, ध्यान देना। आयोग को वही शक्ति प्राप्त है, याद रहेगा। ध्यान देना, एचआरसी को, जो हमारे पास मानवाधिकार आयोग को वही शक्ति प्राप्त है जो सीपीसी 1908 के तहत, सीपीसी 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट को प्राप्त होता है। आया समझ में? एक सिविल कोर्ट को या फिर एक सिविल न्यायालय को प्राप्त होता है। इसका यह मतलब है, जब मानव अधिकार आयोग अपना काम करता है और काम करने के साथ साथ शक्ति का प्रयोग करता है, तो आयोग इक्वल टू सिविल न्यायालय। आया समझ में? आयोग क्या बन जाता है? एक सिविल न्यायालय बन जाता है। अब न्यायालय क्या कैसे काम करता है? आया समझ में? कुछ भी गलत काम कर दिया आपने, सपोज जैसे अभी कुछ दिनों में क्या आने वाला है, गणेश उत्सव आने वाला है। उससे पहले रक्षाबंधन आता है। वैसे गणेश उत्सव कब आता है? किस महीने में होता है? भादो के महीने में। भादो महीने में शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को गणेश उत्सव शुरू होता है, हो ना। अब कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, एकदम से हल्ला करते हैं, झगड़ा करते हैं, माहौल को आसान करने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी हरियाणा में हुआ था,
कुछ लोग होते हैं वैसा, ठीक है, ऐसे लोग किसी धर्म को नहीं मानते हैं, ऐसे लोग केवल मैं स्वार्थ के लिए जीते हैं, ठीक है ना। तो आप अगर आप एक अशांत व्यक्ति है और आपके कारण आपके क्षेत्र में क्या होता है, अशांति फैलती है, ठीक है ना। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो सरकार के हमेशा टारगेट में रहते हैं या फिर पुलिस के टारगेट में रहते हैं, ठीक है ना। तो देखो एक चीज बता रहा हूँ, सुनना अच्छे से, आपकी जानकारी के लिए बेटा, ध्यान रखना, अगर आप कुछ भी गलत करते हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप अपराधी हो गए हो, प्रूफ करेगा कौन, न्यायालय, ठीक है ना। तो जब तक आपका अपराध प्रूफ नहीं होता है न्यायालय के माध्यम से, तब तक आप क्या कहलाते हैं, अभियुक्त कहलाते हो। क्या कहलाते हैं, अभियुक्त। चोरी किया है लेकिन प्रूफ हुआ है क्या, नहीं। तो कई लोग बोलते हैं ना कि भाई मेरे ऊपर एफआईआर हो गया, अब मैं गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दे सकता, इससे कुछ नहीं होता। एफआईआर हो गया बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर वो चीज़ न्यायालय वाला बोल दिया हाँ ये लड़का सच में चोर किया है, चोर है, तो हाँ, तो तब दिक्कत होता है, समझ में आया। तो जब तक न्यायालय नहीं बोलेगा ये गलत है, अपराधी है, तब तक आप अपराधी नहीं हो सकते, समझ में आया ना। तो देखो कुछ भी आप गलत करते हो तो ध्यान रखिए, हमारे पास पुलिस है, जो हमारे पास पुलिस है, याद रखना बेटा, ये क्या करता है, समन भेजता है। आपको क्या भेजेगा, समन बुलाएगा, क्या दिक्कत है भाई करके, जब भी गणेश उत्सव आता है तेरे को ज़्यादा दिक्कत होता है करके, ऐसा बोलते हैं ना लोग, समन भेजेंगे ना, एकदम प्यार से बोलेंगे, आएंगे समझाएंगे आपको, ठीक है, समन हो गया, ठीक है। लेकिन सपोज आप भी अपने एकदम ईगो में रहते हो, नहीं जाऊंगा, छोटा सा तो पुलिस है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ ना, याद रख, पुलिस छोटा नहीं होता ना। तो ध्यान रखना, सपोज पुलिस ने क्या किया, किसी व्यक्ति ए को बुलाया, अपने पास समन भेजा, ठीक है, या फिर हो सकता है कोर्ट नहीं भेजा है, समन कोर्ट भी भेजता है, कोर्ट याद रखना, कोर्ट जो है, जो हमारे पास न्यायालय है, न्यायालय समन भेजेगा किसको, ए को, तो किसके थ्रू भेजता है, पुलिस के थ्रू। पुलिस बुलाएगा कि भाई तेरे कोर्ट वाला याद कर रहा है, अगर ये व्यक्ति नहीं आएगा, ए न्यायालय में उपस्थित नहीं होगा, याद रखना, समन कोर्ट भेजेगा ना पुलिस के माध्यम से, और ये व्यक्ति ए नहीं पहुंचा, कहाँ, न्यायालय, तो दूसरी बार अगर इसका दिमाग खराब हुआ ना, तो सीधा इसको क्या भेजेगा, वारंट भेजेगा, क्या भेजेगा, अब तो आगा बेटा, तो अब नहीं गिरफ्तार हो जाएगा। तो समन का मतलब ये है, अगर आपको कोर्ट बुलाया है समन के माध्यम से, तो आपको गिरफ्तार नहीं करेगी, बस आपसे कुछ जानकारी इकट्ठा करेगी वो, ठीक है, आपसे कुछ जानना चाहती है, आ गया समझ में। लेकिन ध्यान देना, अगर कोर्ट ने आपको समन भेजा, उसके बावजूद आप नहीं आते हो, तो सीधा क्या जारी करेगा, आपके खिलाफ वारंट जारी करेगा। वारंट दो प्रकार के होते हैं, अगर उस दिन उनका मूड ठीक है तो जमानती वारंट होगा, आओ आपको मैं जमानत दे दूंगा। लेकिन सपोज आप एकदम इगोस्टिक पर्सन है, आप बोले क्यों बुलाया मेरे को करके, एकदम जज को बोल दोगे, तो जा बेटा तू अब 3 महीने तक, उसको बोलते हैं गैर जमानती वारंट। क्या बोलते हैं, गैर जमानती वारंट। आया समझ में। तो ध्यान दे, वारंट के पहले समन होता है, इस बीच को याद रहो। अगर कोर्ट बुला रहे तो चुपचाप चले जाओ, बहुत बड़ी बात नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है, वो भी इंसानी है। अगर वो आपकी परिस्थिति को देख के, आपके डेटा को देख के, आपका जो बैकग्राउंड उसको देख के वो निर्णय लेगा आपने गलत किया कि नहीं किया है, उसके पास एविडेंस है, समन है। अगर समन किया आप नहीं गए, इसका मतलब वो वारंट जारी करेगा, वारंट में आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। याद रखेगा, 2 प्रकार के वारंट होते हैं, जमानती और गैर जमानती। समझ में आया था क्या बोला मैंने। तो इसी को लेकर अपन आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना, जब बात करते हैं एचआरसी की शक्ति का, किसका, एचआरसी की शक्ति का अपन क्या करेंगे, बात करते हैं। तो देखो बेटा ध्यान से, एचआरसी की शक्ति क्या, तो याद रखना, एचआरसी अपने शक्ति का उपयोग उसी प्रकार से करेगा जैसे एक सिविल न्यायालय करता है। क्या करता है, सिविल न्यायालय, याद रहेगा बेटा। तो ध्यान, हम लोग पढ़ रहे हैं धारा नंबर 13, क्या पढ़ रहे हैं, धारा नंबर 13 पढ़ रहे हैं, याद रहेगा। तो जब बात न्यायालय की आती है तो न्यायालय जांच करेगा, जांच करने का काम केवल न्यायालय करता है। तो ध्यान, न्यायालय जब जांच करता है तो याद रखना, उसके पास टोटल 5 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं, 5। आया समझ में। सबसे पहले न्यायालय क्या करता है, समन भेजता है। क्या करता है, समन भेजना, पहले समन भेजेगा, ठीक है, बताता हूं ना किसको किसको भेजेगा। दूसरा, फिर बोलेगा दस्तावेज, प्रकटीकरण, दस्तावेज प्रकटीकरण। आगे समझ में यहाँ तक, इसको याद रखना, मतलब डॉक्यूमेंट डिस्क्लोजर बोलते हैं इसको, याद रहेगा। अगला हमारे पास है अभिलेख मंगवाना। अगला हमारे पास कौन से, अभिलेख मंगवाना, अभिलेख मंगवाना। आ गया समझ में यहाँ तक। फिर आपको मिलेगा साक्ष्य ग्रहण करना, साक्ष्य ग्रहण करना, एविडेंस क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा जो न्यायालय है। आगे बेटा समझ में। और उसके अलावा अगर देखा जाए, लास्ट में होता है कमीशन गठन करना। कमीशन का मतलब होता है आयोग या फिर समिति समय समय पर, ठीक है।
तो ध्यान रखना, जब एचआरसी सीपीसी 1908 के तहत सिविल न्यायालय के रूप में काम करता है तो बेटा उसके पास 5 ऑप्शन होते हैं। 5 ऑप्शन को क्या करता है, वो क्या करता है, अप्लाई करेगा। जब वो काम करेगा, आयोग जब न्यायालय के रूप में काम करेगा, अपने शक्ति का उपयोग करेगा धारा 13 के आधार पर, सेक्शन नंबर 13 के आधार पर। तो देखो इसमें क्या क्या होता है, देखो ध्यान से देखना। समन भेजेगा, किसको समन भेजेगा, तो 3 व्यक्ति होते हैं, एक जिसने गलत किया है, एक जिसके साथ गलत हुआ है, और एक सब चीज देखा है, वो मजबूर है। सही बात है कि नहीं? याद है क्या बोला? तो देखो सबसे पहला फरियादी कौन होता है बेटा? फरियादी जिसके साथ गलत हुआ है, जिसी ने क्या बोला, हाँ भाई मेरे अधिकार का उल्लंघन हुआ है, वही फरियादी। आगे समझ में? उसी भाषा में लिखना है, ऐसा मत लिख देना जिसके साथ गलत हुआ है उसको समन भेजा जाएगा, ऐसा नहीं होता है, आपको वो टर्म्स यूज करना है। दूसरा फरियादी हो गया जिसने गलत किया है, जिस पर आरोप लगा है, अभियुक्त। आगे जी, और एक बेचारा मजबूर है, ना घर का ना घाट का, वो क्या रहेगा? साक्षी। इसके पास एविडेंस है, इसने अपने कोमल आंखों से देखा है गलत होते हुए और कुछ नहीं किया है, इसलिए कोर्ट वाला बुलाया इसको। सही बात है? तो समन का मतलब होता है बुलाना। समन का मतलब क्या होता है बेटा? बुलाना। याद रहेगा, समन भेजना। तो ध्यान देना, जो हमारे पास जब आयोग सिविल न्यायालय ग्रुप में काम करेगा तो सबसे पहले फरियादी को, अभियुक्त को, साक्षी को समन भेजेगा। इतना ही लिखना है, डिटेल्स नहीं बताना है, लिख दोगे इतना। अब देखो समन आपको क्या किया, भेज दिया, वो आपके पास क्या है, समन भेज दिया गया है, ठीक है। तो याद रखना, जो फरियादी है वो कभी ना कभी स्टेशन गया होगा, पुलिस स्टेशन गया होगा कि भाई इसने मुझे स्लैप किया है, मेरे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, हो सकता है मेरे मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, उसने मुझे पानी नहीं दिया, सोने नहीं दिया, बहुत सारी चीजें। तो ध्यान, वो कहीं ना कहीं स्टेशन गया होगा, पुलिस स्टेशन गया होगा। सही बात है कि नहीं? याद रहेगा बेटा। तो ध्यान, पुलिस स्टेशन जाके हो सकता है उसने एफआईआर दर्ज कराया होगा। क्या? एफआईआर दर्ज कराया होगा। सही बात है यहां तक? तो ध्यान देना, दस्तावेज प्रकटीकरण का मतलब होता है, याद रखना बेटा, यहां पे जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको क्या करो, कोर्ट में प्रस्तुत करो। समझ में आया यहां तक? मतलब ध्यान, यहां पे आपको क्या करना है, जो एफआईआर की कॉपी है, एफआईआर की जो हमारे पास कॉपी है उसको आपको क्या करना है, कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ेगा, प्रकट करना पड़ेगा। ये पुलिस वाला भी करेगा और आपको भी एक सीट मिलता है एफआईआर का, एक कॉपी आपको भी मिलता है। याद रखना, समझ में क्या बोला बेटा? तो ध्यान देना, आपको पुलिस थाने में जो एफआईआर की कॉपी मिली वो आप जमा करो, पुलिस वाला तो करेगा वहां पे जाके। आगे समझ में? तो इसको अपन बोलते हैं दस्तावेज प्रकटी। उसके अलावा जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, मैंने तो केवल एफआईआर बोल दिया, उसके अलावा भी अन्य जितने भी हमारे पास सहायक दस्तावेज है, उन सभी दस्तावेज को आपको क्या करना पड़ेगा, आयोग के समक्ष। याद रखना, आयोग में, लेकिन आयोग अभी क्या बन गया है, न्यायालय बन गया है। सही बात है कि नहीं? आप आयोग में ही जाओगे, दस्तावेज क्या करोगे, जमा करोगे। समझ में आया बेटा? तीसरा आता है अभिलेख मंगवाना। क्या होता है हमारे पास? अभिलेख मंगवाना। इतना क्लियर है यहां तक? तो ध्यान देना, इसमें अभिलेख का मंगवाने का मतलब होता है, इसमें पुलिस क्या करेगा, या पुलिस या फिर आप भी ऐसे एविडेंस दोगे, ऐसे एविडेंस दोगे जिसके बेसिस पे आप सही हो, वो गलत है, ये क्या हो जाए, प्रूफ हो जाए। याद रहेगा? तो ध्यान, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ध्यान, जैसे अगर देखा जाए, समझना ना मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें एग्जाम्पल बता रहा हूं, कॉल डिटेल हो गया, कॉल डिटेल हो गया, लोकेशन ट्रेस हो गया, लोकेशन ट्रेस हो गया, या फिर हो सकता है कुछ मित्र के माध्यम से कुछ हमारे पास एविडेंस होंगे ना। तो ध्यान, अभिलेख मंगवाने का मतलब होता है कोर्ट में आप लोग क्या करोगे, एविडेंस प्रस्तुत करोगे। आपके साथ गलत किया है, आपके पास कुछ एविडेंस होगा, इसने मुझे स्लैप किया है, ये रिकॉर्ड किसमें है? याद रखना, ये जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड कैमरे में कैद है। क्या है? कैमरा में। तो कैमरा का डिटेल दे दो आप। अभिलेख मंगवाने का समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल ना, आगे बेटा समझ में। तो ध्यान, इसमें क्या करना है, आपको ऐसे एविडेंस या साक्ष्य प्रस्तुत करें जिसके बेसिस पे आप सही हो गलत ये प्रूफ हो जाए। ईमानदारी पे तो समझ में आया ना? तो इसको बोलते हैं अभिलेख मंगवाना। ठीक है बेटा। फिर आता है साक्ष्य ग्रहण करना। याद रहेगा? तो बेटा साक्ष्य ग्रहण करेगा कौन? करेगा कोर्ट करेगा। तो कौन देगा उसको? तो ध्यान, ये काम पुलिस का है। ये काम पुलिस और आप दोनों कर सकते हो। कैमरा का रिकॉर्ड आप खुद दे सकते हो, पुलिस भी दे सकता है, लेकिन साक्ष्य ग्रहण कोर्ट जो है, आयोग जो है, वो पुलिस के माध्यम से करेगा। अगला हमारे पास आता है कमीशन। तो ध्यान देना, कमीशन गठन करना। तो ध्यान देना, अगर आवश्यकता पड़े, ठीक है, अगर आवश्यकता पड़े तो आयोग, जो मानवाधिकार आयोग है, वो कमीशन अर्थात समिति या फिर आयोग का गठन कर सकती है, कोई प्राइवेट फॉर्म का। ठीक है, 5 जने की समिति बना देगा।
सपोज हो सकता है राज्य सरकार के किसी निर्णय से दुर्ग जिले के लोग प्रभावित हुए हैं, दुर्ग जिले के लोगों का जो मानवाधिकार क्या हुआ है, एक प्रकार से उल्लंघन हुआ है, तो हो सकता है जो हाईकोर्ट है वो क्या करेगा, राज्य सरकार के खिलाफ एक समिति बनाएगा, और वो समिति क्या करेगा, राज्य सरकार में कोई प्रशासनिक अधिकारी है उससे कार्य का क्या करेगा, जांच करेगा कि हाँ क्या इस कलेक्टर जी ने जो काम किया है वो सच में गलत है क्या, इनकी वजह से ही कि दुर्ग जिले के लोगों का जो अधिकार उसका क्या उल्लंघन हुआ है। तो इसके लिए कमीशन गठन कौन करता है, क्या बताओगे बेटा, हमारे पास न्यायालय करता है। आगे समझ में, तो इस बात को ध्यान देना। अगर देखा जाए सिंपल सी बात है, हम लोग पढ़ रहे हैं भाई मानवाधिकार न्यायालय की बात, तो ध्यान देना मानवाधिकार न्यायालय जो सॉरी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मानवाधिकार आयोग पढ़ रहे हैं। मानवाधिकार आयोग की अगर बात करोगे तो मानवाधिकार आयोग जब शक्ति का उपयोग करता है धारा नंबर 13 के बेसिस पे, तो ध्यान देना मानवाधिकार आयोग अपनी शक्ति का प्रयोग सिविल न्यायालय के रूप में करेगा, ये मैंने बता दिया। सिविल न्यायालय के बेसिस पे करेगा, किस आधार पर, सीपीसी 1908 के आधार पर। और आपके पास 5 उसके पास क्या है, तरीके हैं। पहला, फरियादी को, अभियुक्त को और साक्षी को क्या करेगा, समन भेजेगा। दूसरा, दस्तावेज प्रकट करेगा, इसका अंतर्गत आपके पास जो एफआईआर की कॉपी आप क्या करोगे, आयोग को या फिर न्यायालय को क्या करोगे, सौंपोगे। तीसरा हमारे पास है अभिलेख मंगवाना। अभिलेख, इसका ये मतलब है आपके पास अगर कोई एविडेंस है उस एविडेंस को क्या करोगे, आप न्यायालय में क्या करोगे, प्रस्तुत करोगे। और अगला जो हमारे पास पुलिस है, पुलिस लोग क्या करेंगे, उसके पास जितने भी एविडेंसेस है, ठीक है, उसको क्या करेगा, वो न्यायालय में जमा करेगा, उसको कहते हैं साक्ष्य ग्रहण करना। तो कोर्ट क्या करेगा, पुलिस से एविडेंस ग्रहण करेगा। और पांचवा हमारे पास क्या है, समय अगर पड़ता है आवश्यकता अनुसार जो हमारे पास न्यायालय है वो संबंधित कमीशन का, संबंधित समिति का क्या कर सकता है बेटा, हमारे पास गठन कर सकता है। याद रहेगा, तो ध्यान रहे, ये हमारे पास क्या, धारा नंबर 13 के आधार पर, सेक्शन नंबर 13 के आधार पर मानव अधिकार आयोग के शक्ति। और कौन सी शक्ति, जांच करने की शक्ति। इस बात को आपको याद रखना है। क्लियर हुआ, ईमानदारी पर तो समझ में आया, नोट कर लो। समझ में आया कि नहीं आया ये? अब सुनो, ये जैसे कुछ भी पढ़ेंगे ना अपन, इस चीज को याद रखना बस। जब भी सिविल न्यायालय आ गया ना, सिविल न्यायालय, बस ये 5 चीज याद रखना। आप एक बार क्राइम करके देखना, पता चल जाएगा क्या होता है, हाँ कि नहीं? ठीक है, ये है सेक्शन नंबर 13। ठीक है, आगे बढ़े, लिख लेना बेटा इसको ना, बाद में आप लोग अगला लिखो। चलो तो धारा 14 लिखो, सेक्शन 14, इसको लिख लेना बाद में। धारा 14 लिखो, सीधा लिखा देता हूं ना, धारा 14 14 हो गया। इसमें क्या है, इसमें लिखना, हेडिंग लिखना, आयोग के अन्वेषण करने की शक्ति, इन्वेस्टिगेशन, आयोग के अन्वेषण करने की शक्ति। याद रहेगा बेटा, ये दोनों के लिए है ना, लिखना। हाँ, क्या हुआ बेटा, देखो अन्वेषण करेगा तो पुलिस के रूप में काम करेगा। अब अन्वेषण, देखो आयोग पुलिस तो नहीं बन सकता, तो सपोज आयोग ना, जैसे हमारे पास राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, जब ये अन्वेषण करेगा तो इसका सहयोग कौन करेगा, सीबीआई हो गया, एनआईए हो गया, इन लोग करेंगे। लेकिन जब राज्य मानवाधिकार आयोग क्या करेगा, अन्वेषण की शक्ति का उपयोग करेगा, तो इनका हेल्प कौन करेगा, सीआईडी हो गया, यहाँ छत्तीसगढ़ पुलिस हो गया, ये सब करेंगे। समझ में आ गया बेटा, लिखो चलो, लिखना, आयोग, मानवाधिकार आयोग राज्य एवं केंद्र सरकार की एजेंसी के माध्यम से, मानवाधिकार आयोग राज्य एवं केंद्र सरकार की एजेंसी के माध्यम से, एजेंसी के माध्यम से अन्वेषण कार्य कर सकता है, अन्वेषण कार्य कर सकता है। ठीक है, अन्वेषण कार्य कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो, कौन कौन सहायता करेगा, लिख देना। एनआईए, पूरा नाम पता है ना, क्या है बोलो तो, कब बना है, 2008 मुंबई हमले के बाद यही बना है, समझ में आया। फिर सीबीआई, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, रॉ भी हो जाएगा। पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस,
अगर छत्तीसगढ़ राज्य का है तो पुलिस के अंतर्गत सीआईडी। सीआईडी देखा है, सोनी टीवी, पुलिस ही तो है ना। ठीक, आंखें नहीं हो गया बेटा। धारा 14 सिंपल है, अन्वेषण करने की शक्ति। अगला लिखो कथन, धारा 15 लिखो। धारा 15 कथन। कथन का मतलब होगा स्टेटमेंट, बयान। समझ में आया? कथन का मतलब क्या होगा हिंदी में? बयान, स्टेटमेंट लेगा। तीनों का ना, अभियुक्त का भी लेगा, फरियादी का भी लेगा, साक्षी का भी लेगा। लिखना इसमें लिखना मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग बयान दर्ज कर सकता है। मानवाधिकार आयोग बयान दर्ज कर सकता है। मानवाधिकार आयोग बयान दर्ज कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, आयोग बयान का उपयोग, आयोग बयान का उपयोग केवल उसी मामले में करेगा, आयोग बयान का उपयोग केवल उसी मामले में करेगा जिसके लिए कथन दर्ज किया गया है, जिसके लिए कथन दर्ज किया गया है। समझ में आया? केस दर्ज हुआ है कि एक डीएसपी ने आपको क्या किया? स्लैप किया है, और इसके लिए आयोग ने आपका स्टेटमेंट ले लिया है। ठीक है ना? लेकिन आप इस बयान का उपयोग भूपेश बघेल जी के केस से करोगे, मतलब किसी दूसरे के केस से करोगे, तो ये तो गलत है ना। तो जिसके लिए आपने स्टेटमेंट दिया है उसी केस के लिए आपके स्टेटमेंट का उपयोग हो सकता है। ये धारा नंबर क्या बोलता है? 15 बोलता है। आगे बेटा समझ में। अगले लिखो धारा 16 सुनवाई। सुनवाई, हियरिंग बोलते हैं इसको ना, सुनवाई। तो ये बताओ सुनवाई कहाँ होती? कोर्ट परिसर में। अब मैंने बोला ये क्या बन गया है? कोर्ट बन गया ना भाई, कोर्ट है। तो ध्यान देना, जैसे कुछ भी होता है, एक तरफ पक्ष होता है, एक तरफ विपक्ष होता है। हालांकि आपने चोरी किया है, लेकिन आपको वकील मिलेगा। अगर आप वकील करने के लिए आपके पास पैसे नहीं तो आपको सरकारी वकील मिलेगा, वो आपके लिए लड़ेगा, वो चाहे आप पक्ष में हो या फिर विपक्ष में हो। कहने का मतलब दोनों चीज होती है, हाँ भी है नहीं भी है, सच भी है झूठ भी है। तो ध्यान देना, जब सुनवाई होती है तो पक्ष और विपक्ष को समान अवसर दिया जाएगा। जैसे कल राहुल गांधी की जो सदस्यता उस पर क्या हुआ? सुनवाई हुआ था। सही बात है ना। उनको जो गुजरात हाईकोर्ट ने क्या किया था, जो सजा सुनाया था, हालांकि जो वहाँ के जिला न्यायालय ने सुनाया था, फिर गुजरात हाईकोर्ट उसको क्या कंटिन्यू किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? सजा पर रोक लगा दिया था। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था बेटा? बहस हुआ था 15-15 मिनट का। पक्ष वाले को भी बोला था कि आप चलो 15 मिनट बताओ, विपक्ष वालों को भी बोला गया 15 मिनट आप भी बोलो। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट को जो लगा कि हाँ भाई ये वाला सही बोल रहा है, उसके बेसिस पे उसने क्या क्या निर्णय लिया। कहने का मतलब, जब आयोग सुनवाई करेगा मानवाधिकार संबंधित मामले का, तो वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का क्या करेगा? पालन करेगा। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये आपको मिलेगा आर्टिकल 13 जब संविधान पढ़ोगे तो। समझ में आया बेटा? चलो लिखो, आयोग सुनवाई करने के लिए, आयोग सुनवाई करने के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करेगा। आयोग सुनवाई करने के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करेगा। चलो पढ़ो, ये हो गया मानवाधिकार न्यायालय, सॉरी मानवाधिकार आयोग के बारे में जानकारी। क्लियर है? यहां तक पूरा बता दिया, ये खत्म ये टॉपिक। कार्य शक्ति बता दिया। शक्ति में ये 4 धारा याद रखना है आपको। कार्य में धारा नंबर 12 बस याद करना था। याद हो जाएगा ना बेटा? देख लो अच्छे से। सिविल पैनल कोड, ठीक है, सॉरी सिविल प्रोसीजर कोड। हाँ बोलो। हाँ, सजा सुनाने का अधिकार इनके पास नहीं, ठीक है।
ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला लिखो। हाँ भाई, क्या अब अध्याय नंबर 3 हो गया है, देखो अच्छे से हो गया ना अध्याय नंबर 3। इसके बाद क्या आएगा अध्याय नंबर 4। अध्याय नंबर 4 में क्या है, कार्य करने की प्रक्रिया है ना अपने पास। चलो लिखो भाई, मानवाधिकार आयोग के मानवाधिकार आयोग के कार्य करने की प्रक्रिया। ठीक है, याद रहेगा, मानवाधिकार आयोग के कार्य करने की प्रक्रिया। समझ में आ गया, इसको ध्यान देना है। क्लियर हुआ ना, कार्य करने की प्रक्रिया। इसका उल्लेख किस अध्याय पे है बोलो तो ध्यान देना, इसका जो उल्लेख है अध्याय नंबर 4 में है और धारा 17 से 20, धारा नंबर 17 से 20। ठीक है ना, देखो भाई 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20। ठीक है, 17 पर है शिकायत, सुनते जाओ लिखते जाओ ना, छोटा छोटा, शिकायत पर कार्यवाही। ठीक है, याद रहेगा। दूसरा, जांच के पहले या बाद में कार्यवाही, जांच के पहले या बाद में कार्यवाही। ठीक है, ये 18 हो गया, इतना ठीक है। अगला 19 में है सशस्त्र बल, जो आर्म फोर्स है, सशस्त्र बल के विरुद्ध कार्यवाही। और जो हमारे पास 20 है, ये है रिपोर्ट, जो भी काम करेगा आयोग रिपोर्ट करेगा साल में एक बार। ठीक है, याद रहेगा। तो अपन पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 4। अध्याय नंबर 4 में क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से आयोग काम करता है, क्या काम करता है तो बता दिया। अब ये प्रोसीजर, किस प्रोसीजर के तहत काम करेगा तो मैंने बताया 4। 17 में शिकायत पर कार्यवाही करेगा, शिकायत कौन करेगा, जिसके साथ गलत हुआ है। ठीक है, दूसरा है जांच के पहले या जांच के बाद में कार्यवाही। सपोज जांच कर रहा है, जांच करेगा मतलब किस रूप में काम करेगा, न्यायालय के रूप में काम करेगा, बताया था ना, पहले या बाद में। उसके पास 5 तरीके होते, बताऊंगा भी। 19 में है सशस्त्र बल, हो सकता है कि सेना के माध्यम से ही गलत हो गया हो, अनइंटेंशनली, कभी कभी अनइंटेंशनली हो जाता है ना गलत। तो उस समय जैसे आपने सुना होगा, एक बार देखा भी होगा, जम्मू कश्मीर में सेना क्या कर रही थी, एक आतंकवादी को ना जीप में बिठा करके बांधी थी, पता है ना। तो भारतीय होने के नाते आपको अच्छा लगा होगा, सही बात है, लेकिन जो आयोग है उसको बुरा लग गया था। आयोग को ये बोला कि भाई जो भी है वो इंसान भी तो है, आप उसके साथ इस तरीके से सलूक नहीं कर सकते, वो उनका नजरिया है। लेकिन एक भारतीयों को अच्छा लगा, हाँ भाई उसको और पीट दो करके, लगा ना। तो ये है ऐसे, लेकिन अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, सही बात है यहाँ तक। रिपोर्ट, आयोग जो भी काम करेगा साल में एक बार क्या करेगा, अगर राष्ट्रीय है तो राष्ट्रपति को, राज्यपाल है तो राज्यपाल को क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा, सिंपल है। ठीक है बेटा, इसको इसमें प्यार से लिखा देता हूँ, लिखो चलो इसको, तो देखो धारा 17 लिखो, धारा 17, धारा 17 पर लिखना शिकायत पर कार्यवाही। धारा 17 में लिखो शिकायत पर कार्यवाही। धारा 17 शिकायत पर कार्यवाही। ठीक है, बोलूं क्या, लिखो इसके बारे में। एचआरसी शिकायत प्राप्त होने पर एचआरसी शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायत कौन करेगा पता है ना, जिसके साथ गलत हुआ है। एचआरसी शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित सरकार या संस्था को एचआरसी शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित सरकार या संस्था से की गई कार्यवाही की जानकारी मांगेगी, की गई कार्यवाही की जानकारी मांगेगी। समझ में आया जी। इसका यह मतलब है,
आपके मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ और आपने क्या किया, पुलिस थाने में जाकर के एफआईआर दर्ज करवाया, तो पुलिस ने क्या किया, सरकारी तो है ना वो भी, तो पुलिस ने क्या किया, तो आयोग पुलिस से पूछेगा। आया समझ में? दूसरा पॉइंट लिखो, इसी में दूसरा पॉइंट लिखो, तो यदि कार्यवाही की जा चुकी है, दूसरा पॉइंट है बेटा इसी का ना, धारा नंबर 17 का दूसरा पॉइंट, यदि कार्यवाही की जा चुकी है तब तो, यदि कार्यवाही की जा चुकी है तब आयोग इसकी सूचना, तब आयोग इसकी जानकारी लिखो, आयोग इसकी जानकारी पीड़ित को देगा। दूसरा पॉइंट समझ में आया? पीड़ित, जिसके साथ गलत हो उसको पीड़ित बोलते हैं ना, तो आयोग इसकी जानकारी पीड़ित को देगा, हो गया। तीसरा कंडीशन समझना है ना, पहले क्या हुआ, शिकायत मिला तो किसको पूछा, सरकार को पूछा कि क्या किया आपने। अब इसको पता चल जाएगा कि भाई कार्यवाही, सपोज सरकार ने कार्यवाही कर दिया तो किसको बताएगा, पीड़ित को। अब सपोज सरकार ने कार्यवाही नहीं किया हो तो क्या बताए, क्या करेगा वो, सरकार को बोलेगा काम कर। है समझ में? तीसरा पॉइंट लिखना, यदि कार्यवाही नहीं हुई है, यदि कार्यवाही नहीं हुई है तो, यदि कार्यवाही नहीं हुई है तो उचित एवं आवश्यक कार्यवाही करने की सिफारिश करता है। यदि कार्यवाही नहीं हुई है तो उचित एवं आवश्यक कार्यवाही करने की सिफारिश करता है। ठीक है? आगे समझ में, धारा 17 वर्डिंग समझ में आया? शिकायत पर कार्यवाही, शिकायत आएगा, सरकार को पूछेगा क्या किया है, अगर कार्यवाही कर दिया है तो उसको बताएगा, पीड़ित को बताएगा, सबूत नहीं किया तो सरकार को बोलेगा कि आप काम करो, उचित और आवश्यक कदम उठाओ। ठीक है ना? धारा 18 में आते हैं। देखो धारा 18 में क्या लिखा है, जांच के पहले या फिर जांच के बाद में की गई कार्यवाही, इसके लिए इनके पास टोटल हमारे पास 5 ऑप्शन होते हैं, CPRR, कैप RR, याद रहेगा बेटा, क्या याद रखना इसके लिए, कैप RR, सुनते जाओ। सी का मतलब होता है कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति, सी का मतलब क्या होगा, कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति। ए का मतलब होता है एक्शन, कार्यवाही। पी का मतलब होता है प्रोसिक्यूशन, अभियोजन प्रारंभ करना, प्रोसिक्यूशन होता है ना, ए का मतलब, पी का मतलब अभियोजन, अभियोजन प्रारंभ करना मतलब मुकदमा चालू करना। ठीक है ना? आर का मतलब होता है रिलीफ, राहत, आर का मतलब क्या होता है, रिलीफ, राहत। ठीक है यहां तक? और एक आर का मतलब होता है रिपोर्ट, एक आर का मतलब क्या होता है, रिपोर्ट। ठीक है बेटा, याद रहेगा? तो ध्यान देना, जब वो न्यायालय, यहाँ पे वो याद रखना, जांच न्यायालय करता है, मतलब मानवाधिकार न्यायालय करेगा ना यहाँ पे। ठीक है? तो क्या करता है, मानव सिविल न्यायालय के रूप में काम करेगा, आयोग जो है सिविल न्यायालय के रूप में काम करेगा जब जांच करता है। तो ध्यान देना, वो इस दौरान ये 5 काम भी कर सकता है। सपोज जिसके साथ गलत हुआ है, हो सकता है कुछ लोगों ने, जैसे मणिपुर की बात हो रही है, सुना होगा ना, हो सकता है कुछ लोगों ने क्या किया था, किसी व्यक्ति के घर को पूरा जला दिया, सब चीज नष्ट हो गया, तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हो सकता है सरकार या फिर आयोग क्या करेगा, सरकार को बोलेगा कि आप क्या करो, घर बना के दो, अभी फिलहाल टेम्पररी, इसको क्या बोलते हैं, क्षतिपूर्ति बोलते हैं ना, कंपनसेशन बोलते हैं, टेम्पररी घर। तो जो कंपनसेशन होता है ना बेटा, वो टेम्पररी होता है, लेकिन जो रिलीफ होता है, राहत, वो परमानेंट होता है, परमानेंट घर बना के देगा प्रधानमंत्री, समझ में, आवास योजना के तहत। समझ में क्या बोला मैंने? चीजें क्लियर हुई? तो ये हो गया, क्षतिपूर्ति देगा। कार्यवाही, जिसने गलत किया है उसके खिलाफ कार्यवाही करो। ठीक है? अभियोजन, अभियोजन का मतलब होता है मुकदमा क्या करना, स्टार्ट करो। आपने इसके साथ गलत किया है तो आयोग क्या करेगा, सिविल न्यायालय के रूप में काम करेगा, तो मुकदमा शुरू हो जाएगा, जांच शुरू होगा कि नहीं होगा। फिर क्या होगा, राहत, राहत मतलब रिलीफ बोला। कंपनसेशन और राहत में क्या अंतर है, कंपनसेशन टेम्पररी होता है और रिलीफ क्या होता है, परमानेंट होता है। आ गया समझ में? और लास्ट क्या, फिर रिपोर्ट, जो भी काम करे उसको क्या करेगा, वो रिपोर्ट देगा। समझ में आया? ठीक है, ये याद रखना, वो क्लियर है? चलो लिखो इसको, कुछ पॉइंट हो इसको याद करते चलो, लिखो भाई, इसको लिखो। तो पहला है
क्षतिपूर्ति की घोषणा, क्षतिपूर्ति की घोषणा, धारा क्या पढ़ रहे हैं, 18 पढ़ रहे हैं, लिखना तो आयोग किसी भी प्रकार की क्षति के लिए, आयोग किसी भी प्रकार की क्षति के लिए, आयोग किसी भी प्रकार की क्षति के लिए क्षतिपूर्ति की घोषणा कर सकता है। कंपनसेशन ना, क्षतिपूर्ति की घोषणा कर सकता है। दूसरा लिखो ना सीधा ना, यही इसी को लिखवा रहा हूं, एक्शन को लिखवा रहा हूं। दूसरा लिखो, आयोग, आयोग किसी भी संस्था को, आयोग किसी भी संस्था को उचित एवं आवश्यक कार्यवाही, आयोग किसी भी संस्था को उचित एवं आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दे सकता है। किसी भी संस्था को उचित एवं आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश, दिशा निर्देश दे सकता है, दिशा निर्देश दे सकता है। ठीक है, अगला लिखना तीसरा पॉइंट। अभी क्या बेटा, प्रोसिक्यूशन है, अभियोजन है, तो लिखना ये तीसरा पॉइंट है ना, वही पी वाला लिखना। आयोग स्वयं सीपीसी 1908 के तहत, आयोग स्वयं सीपीसी 1908 के तहत मुकदमा प्रारंभ कर सकता है। सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, फिर लिखना राहत या अनुतोष, रिलीफ को लिखना राहत या फिर अनुतोष। क्या के तहत मुकदमा प्रारंभ कर सकता है। ठीक है ना। लास्ट चौथा पॉइंट लिखो, आयोग पीड़ित को राहत या अनुतोष प्रदान करने की घोषणा कर सकता है। आयोग पीड़ित को राहत या अनुतोष प्रदान करने की घोषणा कर सकता है। पांचवा लिखो रिपोर्ट, रिपोर्ट में लिखना पांचवा, आयोग संबंधित सरकार या संस्था से, आयोग संबंधित सरकार या संस्था से की गई कार्यवाही, संबंधित सरकार या संस्था से की गई कार्यवाही की रिपोर्ट मंगवा सकता है, की रिपोर्ट मंगवा सकता है। ठीक है, इसको पढ़ो तो। आयोग संबंधित सरकार या संस्था से की गई कार्यवाही का रिपोर्ट मंगवा सकता है। ठीक है ना। ठीक है भाई, देखो अच्छे से इसको, क्लियर है। ठीक है यहां तक। अगला लिखो धारा 19। धारा 19 में क्या है, सशस्त्र बल के विरुद्ध कार्यवाही हो सकता है किसी आर्मी वाले से, बीएसएफ वाले से, या फिर अर्धसैनिक बल वालों से क्या हो गया, कुछ गलत हो गया हो। ठीक है ना, तो याद रखना। चलो भाई बोलो, लिखना। अब इसमें 3 कंडीशन है। अभी ये जो कंडीशन है, अगर ये समझ में आ गया ना तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। देखना कैसे 3 पॉइंट है, याद रखना। सशस्त्र बल के विरुद्ध कार्यवाही, कार्यवाही कौन करेगा, आयोग। कार्यवाही आयोग नहीं करेगा, कार्यवाही सरकार करेगा। आयोग क्या करेगा, मीडिएटर का काम करता है पीड़ित और सरकार के बीच। सपोज किसी आर्मी वाले ने सपोज गलत काम किया है,
तो आयोग सरकार को पूछेगा आपने कार्यवाही कर लिया क्या। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, सपोज सरकार ने कार्यवाही कर लिया तो आयोग क्या करेगा, कार्यवाही की जानकारी पीड़ित को देगा। सपोज सरकार ने कार्यवाही नहीं किया है तो आयोग क्या करेगा, सरकार को उचित और आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश देगा और 3 महीने के भीतर सरकार आयोग को रिपोर्ट करेगा। समझ में आया तीनों पॉइंट ना, उसी को लिखना है। क्लियर है बेटा, लिखो। ये प्रश्न अलग से आ सकता है ना, अधिनियम में सशस्त्र बल के विरुद्ध के बारे में क्या बोला गया है, तो ये है, ठीक है ना। लिखो चलो, पहला पॉइंट लिखो, आयोग केंद्र सरकार से, क्योंकि सशस्त्र बल है तो यहां पे राज्य सरकार होगा ही नहीं, ठीक है। आयोग केंद्र सरकार से सशस्त्र बल के सदस्य के विरुद्ध, याद रखना किसी एक व्यक्ति ने किया होगा ना, आर्मी वाले ने किया होगा, पूरे के पूरे आर्मी ने नहीं किया है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं। यदि आयोग सरकार से सशस्त्र बल के सदस्य के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी मंगवाएगी। पॉइंट समझ में आया। दूसरा लिखना, यदि कार्यवाही की जा चुकी है तो आयोग इसकी जानकारी पीड़ित को देगी। ठीक है यहां तक। तीसरा, यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो आयोग सरकार को उचित एवं आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश देगी। ठीक है। और सरकार कार्यवाही कर 3 महीने के भीतर आयोग को रिपोर्ट भी करेगी। समझ में आया। यह है सशस्त्र बल के विरुद्ध कार्यवाही कौन करेगा, आयोग करेगा, इसके माध्यम से, सरकार के माध्यम से। ठीक है। ठीक है, याद रहेगा। रिपोर्ट में धारा 20 क्या है, रिपोर्ट। तो ध्यान देना बेटा, ये क्या करता है, रिपोर्ट अगर NHRC है तो रिपोर्ट किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। SHRC है तो रिपोर्ट किसको देगा, राज्यपाल को। बस इतना लिख दो, खत्म। अध्याय नंबर 4 हो गया। याद रहेगा, इसको पढ़ना था, ये था। तो याद रखना, मंडे को ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और मंडे को याद रखना इसको अच्छे से पढ़ के आना। मैं लिखने के लिए दूंगा, उसको लिखोगे आप लोग यहाँ पे। फिर हम लोग शुरू करेंगे, इसके बाद दूसरा अधिनियम रहेगा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, जिसको 1972 से अपन कहते हैं सिविल। उससे पहले उसका नाम था अस्पृश्यता निवारण, अनटचेबिलिटी। ठीक है। हाँ भाई, जो ऑनलाइन वाले हैं उनको डाउट है क्या, प्लीज बताओ। आप लोगों को डाउट है कि नहीं, पढ़ के आना इसको। रिलीफ बेटा, अनुतोष मतलब राहत, कानूनी शब्द है अनुतोष। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, कोई डाउट नहीं बेटा।